नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन स्कूल इंडिया में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे हमारी जो दूसरी यूनिट है, दो एम्पायर, दो साम्राज्यों की बात करेंगे। उसमें रोमन साम्राज्य की बात करेंगे। प्यारे बच्चों, अक्सर आपने सुना होगा कि एक जो बहुत ही प्रसिद्ध कहावत चलती है कि जो रोम जलता रहा, नीरो बंसी बजाता रहा। क्या आपने वो कहावत सुनी है? यदि सुनी है और नहीं भी सुनी है तो भी आप मेरे साथ में आइए, क्योंकि हम रोमन साम्राज्य के बारे में बात करेंगे तो उसमें है वो नीरो के बारे में भी पढ़ेंगे कि एक नीरो है वो रोमन साम्राज्य का सम्राट हुआ था और किस तरह से विस्तृत रोमन साम्राज्य एक चला 3 महाद्वीपों में, उसके बारे में है वो पढ़ेंगे। फिर रोमन साम्राज्य के अंतर्गत पढ़ेंगे कि वहाँ किस तरह की व्यवस्था थी, साम्राज्य कहाँ कहाँ तक विस्तृत था, वहाँ किस तरह की समाज की स्थिति थी, कौन कौन से वर्ग थे, क्या शिक्षा का स्तर था, क्या है वो लिंग यानी समाज में महिलाओं की क्या स्थिति थी, उसके बारे में है वो पढ़ेंगे। और यदि आप लोगों में से किसी की यदि लिखावट में थोड़ा सा है लगता है कि भाई मेरी लिखावट अच्छी नहीं है, मैं आगे नहीं कर पाऊँ, तो आज है वो चिंता की बात नहीं। आपकी रोमन साम्राज्य पढ़ेंगे तो चिंता दूर हो जाएगी, क्योंकि रोमन साम्राज्य में भी है वो इस तरह से लिखते थे कि उनकी राइटिंग है वो बड़ी खराब थी, आप मेरी तरह की तरह उनकी भी थी। और एक दीवार पर तो ये भी लिखा गया था कि ये दीवार तुम ये उबाऊ शब्दों को लिखकर है वो कब तक अपने ऊपर है वो रहोगी, क्यों नहीं ढह ढहा कर गिर जाती हो। तो इस तरह की बात वहां पर भी लिखी थी। इसका मतलब ये हुआ कि चिंता की कोई बात नहीं। साथ ही साथ एक बात यह भी है, यदि वहां की सोसाइटी को देखा जाए तो आज जो हम समाज में देखते हैं अक्सर महिलाओं की है वो पिटाई होती है या स्थिति समान, उस समय भी थी। एक बिशप ऑगस्टिन हुआ, उसने कहा कि हिप्पो शहर का था और उसने कहा कि मेरे पिता मेरी माँ को हमेशा मारते थे, यानी इस तरह की वहां पर भी सोसाइटी की स्थिति थी। तो समाज क्या था उसके बारे में है पढ़ेंगे, साक्षरता की क्या स्थिति थी। तो रोमन साम्राज्य के ऊपर है वो प्यारे बच्चों में बात करेंगे। और रोमन साम्राज्य जो हमने कल जो पिछला टॉपिक हमारा समाप्त होता, जो प्लेलिस्ट में आपकी क्लास पढ़ी, वहीं से इसकी शुरुआत होती है, जहां पर लाकर के हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता को खत्म किया, तो वही मेसोपोटामिया की सभ्यता के आगे जाकर के हैं वो रोमन सभ्यता जाकर शुरू हो जाती है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि इतिहास में क्रमिकता बहुत ही जरूरी है। क्रमिक रूप से हम चल रहे हैं, किस तरह से हमने मानव की उत्पत्ति की है वो बात पढ़ी, फिर हम आगे बढ़े, एक सभ्यता विकसित हुई, उस सभ्यता के बाद में एक ऐसा साम्राज्य विकसित हुआ जिनका 3 महाद्वीपों के अंतर्गत विस्तार है। एशिया के अंतर्गत है वो देखा जाए तो है, उसका यूरोप के अंतर्गत है वो विस्तार है, फिर है वो उसका अफ्रीका तक है। यानी एक किस तरह से विस्तृत साम्राज्य है वो मानव ने विकास हासिल किया और स्थापित किया, तो उसके बारे में पढ़े तो रोमन साम्राज्य के ऊपर है वो आए। अब यह आ गया हमारा मेन चैप्टर, आपका अध्याय है वो 3 है, अध्याय 3, ठीक है। क्या नाम है इसका? नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ रोमन साम्राज्य, यानी एक ऐसा साम्राज्य जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है। और साथ ही जो ये आप संरचना देख रहे हैं ना, ये मैंने खुद है वो हस्त निर्मित की है, खुद है वो हाथों से बनाई है और पूरी तरह से गहन अध्ययन करके बनाई है। तो मैं आपको दावा करके कह रहा हूं कि इस तरह की संरचना आपको कहीं पर भी है वो नहीं मिलेगी। इस संरचना को यदि आपने समझ लिया तो पूरा चैप्टर आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप शांति से इसको है वो अपने साथ नोटबुक में बना भी देना और अच्छे तरह से समझना। यदि यहाँ चीज आप अच्छे तरह से है वो ग्रैब कर लेते हैं तो आपके अच्छे तरह से हो जाएगी। अब बात करते हैं टॉपिक के ऊपर, रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य प्यारे बच्चों 3 महाद्वीपों में फैला। मैंने कहा कि जो एशिया के अंतर्गत मध्य पूर्व में है फैला, फिर यूरोप में है वो फैला, और उत्तरी है वो अफ्रीका के अंतर्गत ये साम्राज्य फैला। तो कितने? 3 महाद्वीपों के अंतर्गत है वो फैला हुआ था, ठीक है। इसका समय क्या है आपसे पूछा जाएगा, कई बार पूछा गया रोमन साम्राज्य का समय। ये भी सवाल पूछा गया है कॉम्पिटिशन प्रतियोगी परीक्षाओं में कि रोमन साम्राज्य का विस्तार कहां से कहां तक था। तो 3 महाद्वीपों में थे, आप ध्यान रखना, एशिया, अफ्रीका और यूरोप, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर कालखंड यानी इसका समय क्या था? इसका समय यदि देखा जाए तो 100 BC से इसका प्रारंभ होता है और 510 तक के हैं, क्योंकि आगे 570 में जाकर के है वो इस्लाम का उदय हो जाता है, इसलिए जो कालखंड हम इसको ही लेंगे, ठीक है। फिर रोमन साम्राज्य को यदि देखा जाए प्यारे बच्चों तो ये 2 भागों के अंतर्गत है वो विभाजित था। एक तो पूर्ववर्ती कालखंड और दूसरा है परवर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब हुआ पहले का, पूर्ववर्ती का मतलब क्या हुआ? पहले। परवर्ती का मतलब क्या हुआ? परवर्ती का मतलब हुआ बाद। और इसके बीच में एक लैंडमार्क आया हुआ है 3री शताब्दी का। कौन सा है?
तीसरी शताब्दी का एक जो समय है वो लैंडमार्क है, क्योंकि उससे जाकर के रोमन साम्राज्य में पतन का दौर शुरू होता है। यानी जो प्रथम सदी और द्वितीय सदी तक तो रोमन साम्राज्य अच्छी स्थिति में था, लेकिन तीसरी सदी के बाद में उसका विभाजन उस तरह से विघटन होना शुरू होता है और आखिर जाकर के पतन होता है रोमन साम्राज्य का। फिर यह रोमन साम्राज्य की जो सत्ता है वो कहा कि 3 खिलाड़ियों में थी। 3 खिलाड़ी का मतलब ये नहीं है कि ये क्रिकेट वाले कोई खिलाड़ी है या कोई कबड्डी हॉकी के खिलाड़ी। इसका मतलब ये हुआ कि सत्ता है वो 3 लोगों के केंद्र में थी। 3 लोग हैं वो शासन में भाग लेते थे। कौन कौन है? एक तो सम्राट यानी राजा हुआ करता था, यानी कौन था? सम्राट था। ठीक है, बात पहले। दूसरा आया अभिजात। अभिजात यानी कुलीन वर्ग। अभिजात का मतलब क्या हुआ? कुलीन, या फिर हम कहेंगे अमीर वर्ग, यानी अमीर कुछ थे उनका शासन था। और तीसरा जो बोलबाला था वो सेना का था, यानी जिसका सेना के ऊपर कंट्रोल है वो ही शक्तिशाली होगा। ये रोमन साम्राज्य की स्थिति थी। तो आज भी देख लो, कई भी जो साम्राज्य पीछे हमने जो पढ़े हैं इतिहास, भारतीय इतिहास में, उनमें भी यही स्थिति। शक्तिशाली सम्राट थे, उनके सलाहकारी हैं वो कुलीन हुआ करते थे, और सेना, जिनके पास सेना है वो मजबूत होता है। तो आज भी देशों की यही स्थिति, सामान्य सी स्थिति। फिर है वो तीसरी सदी का एक बड़ा संकट है वो रोमन साम्राज्य के खड़ा हुआ, और एक राजवंश है जिसका उदय हुआ, उसको ससानी राजवंश कहा गया। क्या कहा गया है? ससानी राजवंश। और ससानी राजवंश कहां पर हुआ था? ईरान में है वो खड़ा हुआ। और इस राजवंश ने जाकर के हैं वो रोमन साम्राज्य के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती पेश करने का काम है वो इसके द्वारा किया गया। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है। फिर है वो लिंग। लिंग यानी स्त्री पुरुष, साक्षरता यानी शिक्षा का, और संस्कृति की स्थिति क्या थी उसके बारे में बात करेंगे। अलग अलग जाकर के आगे सांस्कृतिक, गोल का अलग विकास हुआ, फ्रैंक का अलग हुआ, विलोर्डो का अलग हुआ, वेल है वो अलग आई। तो अलग अलग संस्कृतियां वहां पर विकसित हुई। आर्थिक स्थिति क्या है? आर्थिक स्थिति एक तो एम्फोरा है। एम्फोरा यानी जैतून और अंगूरी शराबें वो भर करके उस समय है वो ले जाते थे। तो एम्फोरा आज भी है वो देखा होगा, अक्सर कोई कहता है एक फर्स्ट क्लास एक एम्फोरा ले आओ ताकि है वो बात बन जाए। तो उस एम्फोरा की उस समय भी है वो बात होती थी। दूसरा ड्रेसल 20 है। ड्रेसल 20 क्या है? ड्रेसल 20 किसी ड्रेस का नाम नहीं है, कोई फैशन वाला कोई आइटम नहीं है। ड्रेसल 20 है उस समय जो जैतून और उसमें भरा जाता था, तो ये ड्रम टाइप का होता था ड्रेसल। ठीक है, और क्या है साहब? और ये मेपालिया हुआ करती थी। मेपालिया क्या है? मेपालिया है अवन आकार की झोंपड़ियां, यानी इस तरह की झोंपड़ी हुआ करती थी ये। यानी ये क्या करते थे, जो चरावाई थे ना, जो भेड़ बकरियां गडरे चराते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते तो अवन आकार की झोपड़ियां है वो ले जाते था ताकि अच्छे तरह से वो अपना रह सके। तो ये एक स्थिति थी। फिर वहां श्रमिकों की यानी दासों की क्या स्थिति थी? दासों की स्थिति इवन की देखा जाए तो वहां 75 लाख में से है वो 30 लाख लोग दास थे, यानी दासों की संख्या है वो सबसे ज्यादा थी रोमन साम्राज्य के अंतर्गत है। दास प्रजनन तक को है वो बढ़ावा दिया, दासों की संख्या में क्या किया जाए, ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा जाए। तो इस समय की व्यवस्था है वो दासों की रोमन साम्राज्य में थी। फिर सोसाइटी की क्या स्थिति थी? यानी जो समाज है वो अलग अलग भागों में बंटा हुआ था। सेनेटर हुआ करते थे, फिर हैं वो देखा जाए तो अश्वारोही हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? अश्वारोही। अश्वारोही का मतलब हुआ घुड़सवार। फिर है वो जनता और सामान्य वर्ग, और फूहड़ है वो निम्न वर्ग हुआ करते थे। ये जनता का सामान्य वर्ग, फूहड़ वर्ग, और एक वर्ग आता था वो आते थे दास। यानी 5 भागों में विभाजित था। कितने भागों में? 5 भागों में है वो विभाजित थे रोमन साम्राज्य। ठीक है। परवर्ती पूरा काल यानी बाद का जो काल है तीसरी सदी के बाद, यानी जो उद्भव का और एक तरह से विभाजन यानी पतन की दौर की तरफ किस तरह से रोमन साम्राज्य बढ़ा, उसके बारे में चौथी सदी के बाद का ईसाई धर्म का है। उस समय रोमन साम्राज्य ने क्या किया? राजधर्म के रूप में अपनाया, इस्लाम का उदय हुआ और रोमोत्तर राज्य उदय हुए, जिसमें गोथ है, वेंडल है और लोबार्ड जैसे राज्य उत्पन्न हुए, जिन्हें आगे जाकर रोमन साम्राज्य का पतन हुआ। तो ये मैपिंग आपके अच्छे तरह से वो समझ में आ जानी चाहिए। और जो क्वालिटी एजुकेशन का हमारा पर्पज है उसमें हर विद्यार्थी तक है वो इस क्लास की पहुंच करो, क्योंकि इस दौर में वे बच्चे जो वंचित रह रहे, जिनके पास संसाधन नहीं, उनके पास में जो चीज जानी चाहिए ताकि अच्छे तरह से पढ़े, आगे जीवन में कंपटीशन में भी जाए। तो बेहतर चीज है वो मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर दावा करके कह रहा हूं कि इससे बजाय आपको यदि कहीं भी नहीं मिलेगी। और जो क्लासें हैं, पिछली क्लासें प्लेलिस्ट में जाकर के आप है वो देखना, और टेलीग्राम को भी है वो ज्वाइन कर लो, ताकि जब भी कोई क्लास हुई तो आपको उसकी इन्फॉर्म मिल जाएगी। तो रोमन साम्राज्य परिचय की बात कर लेते हैं। शुरुआत के अंतर्गत क्या स्थिति थी, कहां से कहां तक था।
प्यारे बच्चों, रोमन साम्राज्य के यदि परिचय की बात की जाए तो रोमन साम्राज्य दूर दूर तक है वो फैला हुआ था और इसका जो विशाल राज्य है वो आज का अधिकांश का है वो यूरोप था। फिर इसका यूरोप का जो है वो उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र, उर्वर अर्धचंद्राकार, उर्वर का मतलब होता है उपजाऊ और अर्धचंद्राकार क्षेत्र है वो पूरा का पूरा था, ठीक है, यानी और साथ ही साथ पश्चिम एशिया का क्षेत्र था और उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र था। इसका मतलब ये हुआ कि रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों के अंतर्गत फैला हुआ था। इस बात को आप ध्यान रखना, आपसे है वो सवाल पूछा जाएगा कि रोमन साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, तो ये तकरीबन है वो मध्य एशिया का क्षेत्र तक है वो फैला हुआ था। यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और एशिया यहाँ तक इसका विशाल, और यूरोप का ज़्यादातर जो उपजाऊ क्षेत्र था वहाँ तक, जहाँ पर ज़्यादा संसाधन उपजाऊ होगा तो ही साम्राज्य होगा, अन्यथा वो साम्राज्य चल नहीं सकता। फिर ये था, तो अध्ययन के स्रोत क्या होगी? जो इतना साम्राज्य है, इतिहास में सबसे बड़ी बात यह होती है कि उसको पढ़ने हेतु, समझने हेतु सोर्स क्या है। आप 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आपके पास सोर्स क्या है? तब बात आई कि साहब विश्व इतिहास की एक पुस्तक है, पर्टिकुलर एक पुस्तक है। आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की एक पुस्तक है। तो इनकी बात आई कि जो रोमन साम्राज्य इतना विशाल था तो उसके माध्यम क्या रहे, उसके सोर्स क्या रहे, कहाँ से ये बातें हमारे सामने निकल कर आई जिससे हम समझ सके कि साहब इतना है वो साम्राज्य विशाल था। तो रोमन साम्राज्य के जो अध्ययन के स्रोत हैं उनको हम देखेंगे। प्यारे बच्चों, रोमन साम्राज्य के जो अध्ययन के स्रोत हैं उनको बेसिक रूप से हैं वो रोम के इतिहासकारों ने 3 भागों में विभाजित किया। तो रोम के इतिहासकारों के पास स्रोत सामग्री का विशाल भंडार है और संपूर्ण स्रोत सामग्री को है वो 3 वर्गों में या 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम है पठ्य सामग्री, क्या है? पाठ्य सामग्री। दूसरे हैं वो प्रलेख हैं, दस्तावेज हैं। फिर है भौतिक अवशेष या पठ्य स्रोतों से मिली हुई अलग अलग सामग्री, लिखित दस्तावेज के रूप में मिली, या फिर है वो उत्खनन से मिले हुए, या फिर अन्य जो साक्ष्य वे रोमन साम्राज्य के अध्ययन के। वहां से कई इमारतें मिली, कई मूर्तियां हैं वो मिली, कई जैसे सोलिडस जैसा सिक्का है वो मिला। तो उससे हमें रोमन साम्राज्य के बारे में है वो जानकारी मिलती है। तो सोलिडस सिक्का, तो ये चीजें थी जिनसे रोमन साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जैसे कोई चीज वहां से मिलेगी, कोई सिक्का मिलेगा तो उस सिक्के के ऊपर हमें कालखंड और राजा का नाम मिला, तब हम अनुमान लगाए कि शायद ये समुद्रगुप्त का सिक्का होगा। उसके पीछे समुद्रगुप्त के सिक्के के पीछे एक वीणा बजाती हुई दर्शाया गया, तो उससे हम ये समझेंगे कि शायद वो है संगीत का अच्छा जानकार था। तो यहाँ पर भी चीज उसी से ही मिल रही, कोई सिक्का मिलेगा या कोई मूर्ति है वो मिली है या फिर कोई है वो ऐसा हथियार मिल रहा है, तो उससे है वो पता चलता है। तो इतिहास के अध्ययन के स्रोत के रूप में रोमन साम्राज्य में ये था। आगे है वो देखेंगे कि इसका विस्तार है वो कहां से कहां तक रोमन साम्राज्य था, उसको थोड़ा विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि हमसे यहां से सवाल है वो पूछा जाता है रोमन साम्राज्य का विस्तार कहां से कहां तक था। देखा जाए कि ईसा मसीह के जन्म से लेकर के तकरीबन 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का मतलब हुआ 7वीं सदी पूर्वार्ध, पूर्व और अर्ध यानी 7वीं सदी आदि, तो मतलब यहां से 630, तो 630 के दशक तक की अवधि में अधिकांश यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व जो एशिया, मध्य पूर्व एशिया, मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व एशिया तक के विशाल क्षेत्रों में 2 सशक्त साम्राज्यों का है वो शासन था। 2 है वो मजबूत जो साम्राज्य थे उनका शासन था। उसमें एक था ये 2 साम्राज्य, उनमें एक तो था कौन सा? रोमन साम्राज्य था, और दूसरा कौन सा था? दूसरा है वो ईरान का जो राज्य है ससानी राजवंश। वहां पर हमने बात की थी ईरान में जाकर है वो एक नया राजवंश हमारे सामने आया, ससानी। तो ये ईरान साम्राज्य एक था और दूसरा था रोम साम्राज्य या रोमन साम्राज्य, एक ही बात है वो आती है। फिर हम बात करेंगे कि साहब जो रोम तथा ईरान के लोग हैं वो आपस में क्या थे? प्रतिद्वंदी थे, यानी इनके बीच में है वो कंपटीशन की है, कंपटीशन की स्थिति थी, निरंतर है वो कलह की स्थिति थी। और अपने इतिहास के अधिकांश काल में, अधिकांश समय में ये लोग आपस में लड़ते रहे। उनके साम्राज्य एक दूसरे के बिल्कुल है वो साथ में थे और उन्हें भूमि की एक संकरी पट्टी जिसके किनारे हैं वो फरात नदी बहा करती थी, दोनों को अलग करती थी। यानी रोमन साम्राज्य की यदि स्थिति को देखा जाए तो रोमन साम्राज्य को है वो ईरान के साम्राज्य से और ये रोमन साम्राज्य, इन दोनों को जो अलग करने वाली थी वो कौन सी नदी है? फरात नदी इनको क्या कर रही है? अलग कर रही है। तो फरात नदी की ही धारा है वो इनको अलग करने का काम है वो किया ईरान और रोमन साम्राज्य को। तो इन दोनों के बीच में है वो निरंतर कलह की, सीधी सी बात है।
दो शक्तिशाली होंगे तो क्या होगा, उनके बीच प्रतिद्वंदिता होगी, प्रतिद्वंदिता होगी तो क्या होगी, कलह है वो होगी, या तो लड़ाई टंटे की स्थिति है वो बनेगी। तो यहाँ पर भी यही सामान्य सी स्थिति थी कि ये शक्तिशाली रोमन साम्राज्य तो था जिसके कारण तो 3 महाद्वीपों में फैला। अब शक्तिशाली उसी के ही मोड़ पर कौन आ गया, ईरान का साम्राज्य है वो, ससानी राजवंश उभरा तो है वो आया। क्यों, क्योंकि एक बात कौटिल्य कहा करता था प्यारे बच्चों, कौटिल्य को यदि आप लोगों ने अक्सर पढ़ा होगा, 10th लेवल में पढ़ा होगा, तो कौटिल्य कहता था कि आपका पड़ोसी है वो यदि शक्तिशाली हो रहा तो आपको कभी भी है वो जीने नहीं देगा। तो पड़ोसी है तो कोशिश रखो कि पड़ोसी को हमेशा उस हिसाब से थोड़ा है वो दबाए रखो। तो उस बात का हमें भी ध्यान रखना कि हम भी किसी के पड़ोसी है तो हमें भी है वो कोई कंट्रोल में कर सकता है, तो उस बात का भी आपको ध्यान रखना। तो ये पड़ोसी थे, इसके कारण है वो कलह की स्थिति पनपी हुई थी, ये भी एक बड़ी समस्या थी इनकी। आगे देखिए, ये रोमन साम्राज्य की आपकी है वो स्थिति है, ये जो देख लीजिए आपका जो सारा का सारा क्षेत्र है, ये एंटियोक का क्षेत्र है। आगे जाकर के ईरान का एक जो शासक आता है वो एंटियोक को जीतता है, फिर कुस्तुनतिया है वो बाद में जाकर के है वो बनता है। तो ये पूरी सी स्थिति है। इस तरफ है वो अफ्रीका का तक का ये जो क्षेत्र है यहाँ तक है वो लेते हुए यूरोप पूरा सा है वो कंट्रोल में यहाँ तक आता है, ये सारा का सारा है वो इसका क्षेत्र था। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 3 महाद्वीपों के अंतर्गत ये साम्राज्य फैला हुआ था, विशाल साम्राज्य था रोमन साम्राज्य। इस बात का है वो आप लोग ध्यान रखोगे, मकदूनियाकार ये क्षेत्र। फिर आगे साम्राज्य का प्रारंभिक काल, यानी आरंभ में क्या स्थिति थी, प्रारंभिक को या आरंभ यानी शुरुआत के अंतर्गत साम्राज्य की क्या स्थिति। अभी हम बात करेंगे किस तरह से है वो सम्राट ऑगस्टस ने इसकी स्थापना की, प्रिंसेप्ट क्या स्थिति थी उस पर बात करेंगे। प्रारंभिक यदि काल की बात की जाए तो रोमन साम्राज्य को मोटे तौर पर 2 कालखंड में विभाजित किया गया है। एक तो पहला पूर्ववर्ती और दूसरा है वो परवर्ती। पूर्ववर्ती यानी प्रारंभ, परवर्ती यानी बाद का समय, ठीक है, चरण कह सकते हैं। और इन दोनों चरणों के बीच में मैंने प्रारंभ में भी बताया था कि 3री सदी का जो समय आता है वह दोनों के बीच में लैंडमार्क था। और 3री सदी के समय को क्या कहा गया है, इस समय को है वो संकट का काल कहा गया है, क्योंकि इसके बाद में है वो जाकर ये साम्राज्य सने सने पतन की ओर, धीरे धीरे पतन की ओर है वो अग्रसर होता है, जो इन्हें ऐतिहासिक रूप से 2 भागों में विभाजित करता है 3री सदी। दूसरे शब्दों में कहे तो 3री शताब्दी के मुख्य भाग तक की संपूर्ण अवधि को है वो पूर्ववर्ती साम्राज्य और उसके बाद की अवधि को है वो परवर्ती साम्राज्य कहा जा सकता है। आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप कहोगे कि साहब रोमन साम्राज्य 2 चरणों में था, एक तो आरंभिक और दूसरा था वो परवर्ती। आरंभिक काल 3री सदी से पहले का और जो परवर्ती बाद का वो 3री सदी के बाद के समय को, तो इसका 2 चरणों में है वो विकास हुआ, इस बात का आप है वो ध्यान रखोगे। फिर आपका अगला आता है इसकी स्थापना करने वाला। अब हम इतनी बात कर रहे थे कि यहाँ से यहाँ तक ये विस्तृत है, इस तरह की ये स्थिति में था, तो आखिर में इसकी स्थापना किसने की, आखिर में ऐसा कौन व्यक्ति था जिन्होंने है वो रोमन एम्पायर की है वो पहली बार स्थापना करके एक विस्तृत साम्राज्य को स्थापित करने का काम कर रहा है। तो उसमें बात आती है सम्राट ऑगस्टस का, जो आप ये फोटो देख रहे हो, सम्राट ऑगस्टस हुए थे जिन्होंने है वो रोम साम्राज्य की स्थापना का है वो श्रेय जाता है। तो प्रथम सम्राट हुए थे ऑगस्टस 27 BC, 27 ईस्वी पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था उसे है वो क्या कहा जाता है, प्रिंसिपेट है वो कहा जाता है। इस बात का है वो ध्यान रखिए, यानी सम्राट ऑगस्टस ने जो रोमन साम्राज्य स्थापित किया उसे क्या कहा गया, प्रिंसिपेट कहा गया, साम्राज्य है वो कहा गया, एम्पायर है वो कहा गया। यद्यपि ये देखा जाए तो ऑगस्टस है वो एक छत्र शासक और सत्ता का वास्तविक स्रोत था, तथा इस कल्पना को है वो जीवित रखा गया कि वह केवल एक प्रमुख नागरिक था और निरंकुश शासक नहीं था। 27 BC में इसने स्थापना की और स्थापना करने के बाद में है वो इसको प्रिंसिपेट कहा गया, रोमन साम्राज्य है वो कहा गया। और ये एक छत्र शासन करने वाला व्यक्ति था, लेकिन कभी भी एक छत्र शासक के रूप में, राजा के रूप में, सम्राट के रूप में इसने नहीं किया। तो कैसे किया, इसने किया है वो गणतंत्र था। रोम देखा जाए तो रिपब्लिक था, प्राचीन समय में रिपब्लिक था। इसका मतलब जहां पर एक संस्था हुआ करती थी जिसका नाम था सेनेट, और वह सेनेट यानी कुछ लोगों का मिला हुआ समूह था, वह शासन चलाने का काम कर रहा था। इसलिए सम्राट अकेला है वो नहीं चलता था, सम्राट और अन्य लोग थे वे मिलकर शासन चलाने का काम है वो करते थे। तो रोमन साम्राज्य निरंकुश शासक नहीं था। निरंकुश का मतलब यह हुआ जिसके ऊपर किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं, जबकि इनके ऊपर नियंत्रण था। किसका था, सेनेट का था।
और ऐसा है वो सेनेट को सम्मान देने हेतु किया। कैसे? एक छत्र शासक था लेकिन वास्तविक शक्ति किसमें थी? सेनेट की थी। तो इसलिए वो शक्ति किसको दी गई? ट्रांसफर है, वो एक तरह से जो पावर है वो ट्रांसफर किया गया, सेनेट को एक छत्र नहीं रखा और सेनेट को सम्मान देने हेतु है वो किया गया। सेनेट वह निकाय था उसने उन दिनों में जब रोम एक रिपब्लिक का मतलब गणतंत्र होता है और गणतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, यानी जनता भागीदार होती है। तो सत्ता पर अपना नियंत्रण है वो रखता था और रोम में सेनेट नामक संस्था का अस्तित्व है वो कई शताब्दियों तक रहा। तो ये सम्राट ऑगस्टस की स्थिति है। साहब सम्राट ऑगस्टस ने है वो रोम साम्राज्य की स्थापना की 27 BC में, प्रिंसिपेट स्थापित किया, लेकिन उन्होंने केवल सम्राट ने शासन नहीं किया बल्कि सेनेट नामक जो संस्था थी, और सेनेट है वो गणतंत्र था, लोगों की संस्था के रूप में काम कर रही थी, रोम रिपब्लिक था, तो इसलिए जनता की भी रोम साम्राज्य में भागीदारी थी। तो इस रोम साम्राज्य का इसलिए अध्ययन किया जाता है कि जनता की भागीदारी थी, जनता की भूमिका थी, अन्यथा साम्राज्य तो बहुत से हुए, उनका अध्ययन है वो नहीं करेंगे, हम इसका कहेंगे कि जनता पहली बार पार्टिसिपेट करी, इस कारण से इसका महत्व हो जाता है। तो ये एक बड़ा मानक है वो इन्होंने सामने रखा था। फिर बात आई खिलाड़ियों की, क्योंकि मैदान में आखिर में खिलाड़ी तो चाहिए। खिलाड़ी का मतलब यहाँ सत्ता का जो केंद्र है वो कौन है, यानी कौन कौन है जो वास्तव में सत्ता चलाने का काम कर रहे हैं, वास्तव में जो खेल खेलने का काम है वो कर रहे हैं। तो उसमें 3 खिलाड़ी निकल कर आए। एक खिलाड़ी सम्राट राजा खुद आया, दूसरा आया उनके जो सहयोगी, जो सलाहकारी, जो कुलीन, जो अमीर लोग थे वे निकल कर आए, और तीसरा आया वो सेना आया, यानी जिस व्यक्ति का सेना के ऊपर कंट्रोल होगा वही है वो जाकर के सम्राट बनने का काम कर रहा। तो यहाँ पर 3 वर्ग निकल कर आए, इसलिए कहा गया कि साहब रोमन साम्राज्य में है वो सत्ता के 3 खिलाड़ी हुआ करते थे। तो ये सत्ता के हैं वो 3 खिलाड़ी थे। सत्ता का मतलब हुआ शासन के। तो सम्राट प्रथम, दूसरे अभिजात वर्ग और तीसरा है वो सेना। सामान्यतः राजनीतिक इतिहास में ये 3 मूल है वो खिलाड़ी। अलग अलग सम्राटों की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि वे सेना पर है वो कितना नियंत्रण रख पाते हैं, और जब सेनाएं विभाजित हो जाती थी तो इसका परिणाम सामान्यतः क्या होता था? गृह युद्ध होता था। तथा एक ऐसे वर्ष यानी 69 जो ईस्वी को छोड़ करके जब एक के बाद कुल मिलाकर के हैं वो 4 सम्राट गद्दी पर बैठे, तो पहली 2 शताब्दियों में कोई भी गृह युद्ध है वो नहीं छिड़ा, अपेक्षाकृत शांति है वो बनी रही। और सम्राट ऑगस्टस का जो शासन काल था वो भी शांति का काल था, क्योंकि सम्राट है वो काफी लोकप्रिय हुआ करते थे। यानी बात यह है कि ये जो 3 लोग हैं इनमें सम्राट शक्तिशाली है, सम्राट का सेना के ऊपर नियंत्रण अच्छी तरह से, तो वह शासन लंबे समय तक है वो करेगा। और 4 सम्राटों की स्थिति को भी देखा जाए 69 ईस्वी में है वो थोड़ा गृह युद्ध की स्थिति छिड़ी थी। गृह युद्ध का मतलब हुआ सत्ता के लिए आपसी लोगों के में संघर्ष, यानी सम्राट, कुलीन वर्ग और सेना के बीच में है वो निरंतर झड़प की स्थिति, युद्ध की, उन्माद की, अशांति की, तो गृह युद्ध की स्थिति। लेकिन इसके बाद भी यदि देखा जाए तो इतनी बड़ी समस्या नहीं थी। और सिंहासन है वो यथासंभव पारिवारिक वंश क्रम पर आधारित था। यानी पारिवारिक वंश क्रम का मतलब ये हुआ कि पिता के बाद में उसका जो पुत्र राजकुमार होता वही शासक बनेगा, उसके बाद में उसी की संतान बनेगा। तो पारिवारिक वंश क्रम के आधार पर शासन व्यवस्था चलती थी। पिता का राज्य पुत्र को मिलता था और जब चाहे ये नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक। नैसर्गिक का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक। जैसे हम कहते हैं कि साहब मूल अधिकार है, मूल अधिकार, या इसको कहते हैं कि ये प्राकृतिक अधिकार है, या इसको कहते हैं कि नैसर्गिक अधिकार है। नैसर्गिक का मतलब हुआ कि प्रकृति ने प्रदान किया है, किसी ने उसको दिए नहीं। तो ये देखा जाए कि चाहे नैसर्गिक हो अथवा ग्रहण किया हुआ उत्तराधिकारी, नैसर्गिक प्राकृतिक पिता का ही पुत्र संतान है वो, या फिर ग्रहण किया गया यानी गोद लिया गया हो, जैसे दत्तक पुत्र हैं। और सेना भी इस सिद्धांत को पूरी तरह से मानती थी। उदाहरण, एक राजा हुए थे टिबेरियम, जिनका जो शासन काल था वो 14 से लेकर के 37 ईस्वी, जो रोम सम्राटों की लंबी कतारों में दूसरा है वो शासक था।
और प्रिंसिपेट की स्थापना करने वाले ऑगस्टस का अपना पुत्र है वो नहीं था, किंतु सत्ता का परिवर्तन सहज सुनिश्चित करने के लिए ऑगस्टस ने उसे है वो गोद ले लिया। यानी सम्राट ऑगस्टस के पुत्र नहीं थे, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि साहब राजा के बाद में उनका पुत्र है वो युवराज, वही राजा बने, तो सम्राट ऑगस्टस के संतान नहीं थी। और वहां पर नियम था कि वंश क्रम वाला व्यक्ति शासक बने, और यदि दूसरा तरीका यह था कि वंश क्रम नहीं हो तो क्या किया जाए, तो किसी को है वो गोद ले लो। नैसर्गिक प्राकृतिक होता है तो ठीक है, नहीं होता तो किसी को गोद लो। गोद लोगे तो किसके लोगे, या तो भाई के पुत्र को लो, या आप है वो भतीजा दोहिता जो भी है वो लो उनको। तो इन्होंने है वो गोद लिया। और जो सम्राट टिबेरियम थे वो एक तरह से ऑगस्टस के पुत्र नहीं थे, लेकिन है वो जनता ने उनको स्वीकार किया क्योंकि ऑगस्टस ने इनको क्या कर लिए थे, गोद ले लिए थे। इसलिए ये बात यहां पर इसलिए महत्वपूर्ण हो गई कि रोमन साम्राज्य में है वो जो प्राकृतिक उत्तराधिकार के नियम थे, और यदि वह नहीं होता तो गोद लेकर भी है वो राजा बनता था, लेकिन वंश क्रम में चलता था कि राजा जो उसको अनुमति देगा तो आगे वो व्यक्ति होगा, अन्यथा नहीं होगा। यह स्थिति है वो रोमन साम्राज्य के अंतर्गत थी। एक सम्राट हुए थे रोमन, जो सम्राट हुए थे तीसरे महत्वपूर्ण सम्राटों में नाम आता है ऑगस्टस, उसके बाद में है वो टिबेरियम आए, और फिर त्राजान हुए। तो ये त्राजान भी भारत विजय का एक है वो स्वप्न देखते थे। इन्होंने भी है वो तो विचार किया था कि मैं जाऊंगा भारत की है वो विजय करूंगा, लेकिन है वो बाद में विजय नहीं कर पाए, क्योंकि इन्होंने कहा कि मैं सिकंदर जैसा जवान होता तो कुछ और भी है वो खेल खेल लेता। देखिए क्या कह रहे, सम्राट त्राजान ने भारत विजय का एक सपना देखा और उन्होंने कहा कि तत्पश्चात भयंकर भूकंप से पीड़ित एंटीओक में सर्दियों के बाद यानी 115 या 116 ईस्वी में त्राजान ने क्या किया कि फरात नदी के रास्ते आगे की ओर बढ़ता हुआ पार्थिया, पार्थियन मतलब ईरान, पर्थियन का मतलब हुआ ईरान, इसको पर्शियन है वो कहा जाता है, तो पार्थियन की राजधानी है वो टेसिफून तक ये चला आया और फिर फारस की खाड़ी के सिरे पर पहुंच गया। इतिहासकार कैसियस डियो के अनुसार वहां पर वह भारत की ओर जाने वाले किसी वाणिज्यिक पोत को लालायित नजरों से देख रहा था और चाह रहा था कि वह काश सिकंदर जैसा जवान होता तो यात्रा कर लेता। यानी त्राजान है वो साहब भी सपना देख रहे, लेकिन काफ़ी बूढ़े व्यक्ति हैं, बूढ़े व्यक्ति तो लंबी यात्रा नहीं कर पाएंगे, तो वहां से फारस की खाड़ी से एक जहाज को देख रहे थे। तो इतिहासकार जिनका नाम है वो कैसियस डियो, उन्होंने कहा कि वो त्राजान उनको देखकर कह रहे थे काश मैं भी जवान होता तो भारत की यात्रा करता। जिस तरह से है वो सिकंदर ने वहाँ की यात्रा की, वहाँ से है वो कई संपत्ति है वो लेकर आए, तो मैं भी है वो काफ़ी वहाँ से लेकर आता तो अपना खजाना है वो भर जाते। तो वो त्राजान भी जो भारत विजय का सपन है वो देख रहे थे, लेकिन वे आगे अभियान नहीं कर पाए क्योंकि बूढ़े है वो व्यक्ति थे। तो बूढ़ा व्यक्ति तो है वो ज़्यादा अभियान नहीं कर पाएगा। बूढ़ों का अभियान तो कहाँ तक होता है, उस यात्रा तक ही होता है, फिर वहाँ तक करना चाहिए इनको। आगे बढ़ेंगे अब। तो तीसरी शताब्दी का जो संकट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण था कि तीसरी शताब्दी में है वो क्या हुआ था। पहली और दूसरी शताब्दियां कुल मिलाकर है वो शांति, समृद्धि और आर्थिक विकास की प्रतीक थी। तीसरी शताब्दी आंतरिक तनाव के पहले बड़े संकेत लेकर के आई और तकरीबन देखा जाए तो ये 200 और 30 के दशक तक, या 1200 मत पढ़ना, यहाँ 200 है वो 30 है, तो ये यहाँ पर है वो क्या है, खड़ी पाई के रूप में था। तो 223 दशक के साम्राज्य ने स्वयं को कई मोर्चों पर जूझता हुआ पाया और विशेषकर है वो ईरान में 225 ईस्वी में अपेक्षाकृत अधिक आक्रामक है वो वंश उभर कर सामने आया। और जो इस वंश का नाम क्या था, मैंने बताया था ससानी राजवंश था। क्या था, ससानी वंश उभर कर सामने आया और केवल 15 वर्षों के भीतर यह तेजी से फरात नदी की दिशा में फैला। 3 भाषाओं में खुदे एक प्रसिद्ध शिलालेख में ईरान के शासक हुए थे शापुर प्रथम। क्या नाम है इनका, शापुर प्रथम ने दावा किया कि उसने 60,000 रोमन सेना का है वो सफाया किया, यानी मार दिया, और रोम साम्राज्य को पूर्वी जो राजधानी एंटीओक है, पूर्वी राजधानी कौन सी थी, एंटीओक पर भी है वो कब्जा कर लिया। और तीसरी शताब्दी में थोड़े अंतर से अनेक सम्राट, जैसे कि 47 वर्ष में 25 सम्राट है वो सत्तासीन हुए, जो इस तथ्य का स्पष्ट सूचक है कि इस अवधि में साम्राज्य को बेहद तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ा। यानी बात यहाँ पर इसलिए निकल कर आई कि साहब देखा जाए तो रोमन साम्राज्य जब ईरान के अंतर्गत एक सशक्त राजवंश आया, और विशेषकर यहाँ पर ये क्षेत्र आप देखिए एंटीओक का ये क्षेत्र, एंटीओक के इस क्षेत्र को देखोगे तो यहाँ पर जो ससानी राजवंश के राजा हुए थे शापुर, क्या नाम है उनका, शापुर प्रथम,
और शाहपुर प्रथम ने कहा कि रोमन साम्राज्य की जो राजधानी थी, रोमन साम्राज्य की जो एक राजधानी एंटियोको है, वो उसने 60,000 सेना के साथ है वो क्या किया, रोध डाला। यानी इसलिए महत्वपूर्ण हो गई कि साहब ससानी राजवंश है वो शक्तिशाली राजवंश के रूप में उभरा और यहाँ जाकर के है वो रोमन साम्राज्य के ऊपर इन्होंने आक्रमण करने का काम है वो किया। तो ये एक बड़ी सबसे बड़ी है वो समस्या, विकट समस्या निकल कर आई। तीसरी सदी तक तो है वो शांति काल रहा, लेकिन कहे वो विशेषकर तीसरी सदी में 225 ईस्वी में जो राजवंश उभर कर आया उसने है वो 15 वर्षों से तेजी से ही ससानी राजवंश ईरान के अंतर्गत फैला। और इस राजवंश ने है वो देखोगे कि यहाँ के राजा जिसका नाम है वो शाहपुर प्रथम है। आपसे पूछा जाता है शाहपुर प्रथम के ससानी राजवंश के किस राजा ने दावा किया कि उसने है वो 60,000 सेना लेकर के रोम साम्राज्य को पतन का काम किया, एंटियोक को लूटा। तो शाहपुर प्रथम, ये सवाल आपका बनता है। फिर है वो 60,000 सेना लेकर। और दूसरा जो बड़ा है यहाँ पर इन्होंने कहा कि 47 वर्ष और 25 सम्राट बदल गए। यानी आप तकरीबन देखोगे कम से कम है वो शासक 2 वर्ष भी नहीं टिक पा रहा। इतनी गंभीर स्थिति जो पतन के दौर को है वो तीसरी सदी में प्रारंभ हो जाता है। तो तीसरी सदी रोमन साम्राज्य के पतन के दौर को इंगित करती है। और 47 वर्ष में यहाँ पर है वो 25 सम्राट राजगद्दी पर बैठे। इससे ये साबित होता है कि साहब रोमन साम्राज्य है वो पतन की ओर है वो कारगर हुआ, पतन की ओर। फिर ये जो फोटो देख रहे हो इसमें लिंग, साक्षरता और संस्कृति की बात की गई। आपकी हेडिंग है लिंग, साक्षरता और संस्कृति। जेंडर की क्या है, लिटरेसी की क्या स्थिति और कल्चर की क्या स्थिति है, इन तीनों की बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं लिंग की। तो रोमन साम्राज्य अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक विशेषताओं में से एक विशेषता थी कि उन दिनों क्या था, एकल परिवार प्रथा थी। एकल परिवार प्रथा है वो रोमन साम्राज्य में थी। एकल परिवार है वो रोमन साम्राज्य में कैसा था, एकल परिवार था। यानी आज भी है वो आप देखोगे कि एकल परिवार में हम लोग रह रहे हैं, माता पिता और उनकी एक दो जो भी है वो संतान होती है। तो एकल परिवार की प्रथा रोमन साम्राज्य में अभी थी, वो एकल परिवार प्रथा थी। हमने देखा था एक साम्राज्य मेसोपोटामिया, वहां पर भी एकल परिवार प्रथा थी। फिर एक जो मैंने बताया था महान कैथोलिक बिशप हुए थे ऑगस्टिन। हिप्पो शहर का ये है वो बिशप था, हिप्पो शहर का। हिप्पो शहर का एक बिशप है जिन्होंने का अधिकांश समय कहां पर, उत्तरी अफ्रीका में है वो बीता। और उन्होंने लिखा कि उनकी माता की है वो उनके पिता के द्वारा नियमित रूप से पिटाई होती थी और जिससे छोटे छोटे नगर में वे बड़ी हुई वहां भी अधिकतर पत्नियां इस तरह की पिटाई से अपने शरीर पर खरोंचे दिखाती थी। तो ये बिशप ऑगस्टिन कह रहे हैं कि साहब वहाँ महिलाओं की स्थिति खराब थी और महिलाओं की स्थिति खराब थी तो इसने कहा कि मेरी माँ को भी है वो मेरे पिताजी पीटते थे। तो इसका मतलब हुआ कि साहब समाज की स्थिति खराब थी, महिलाओं की स्थिति निम्न स्तर की थी। और ये भी कहा, ये कह रहा है कि इस शहर के अंतर्गत हिप्पो शहर में ये रहता था कि यहाँ पर अन्य महिलाएं भी हैं वो अपने शरीर के ऊपर खरोंचे दिखाती थी कि देखिए मेरे यहाँ पर लगाया गया, इस डाकू ने आज है वो मेरे यहाँ लगा दिया गया, इसने ये है वो मारा। तो ये स्थिति महिलाओं की खराब थी आगे जाकर के। फिर वहां पर आयु विवाह की भी है वो बात की गई। इन्होंने कहा कि वहां है वो पुरुष तकरीबन है वो 28-30 की साल उम्र में है वो विवाह किया करता थे। पुरुषों की उम्र बताई गई है 28 से 30 है, तो पुरुष 28, महिलाएं हैं वो भी तकरीबन 23-24 साल 25 साल की उम्र में विवाह करती थी। तो विवाह की उम्र भी इसने है वो बताई है। शिक्षा की स्थिति है वो देखेंगे, साक्षरता की क्या स्थिति, साक्षरता क्या थी वहां पर। साक्षरता की स्थिति देखी जाए तो शिक्षा का निम्न स्तर था वहां पर। क्या था, शिक्षा का निम्न स्तर था। ज्यादातर लोग क्या थे, अनपढ़ थे और थे तो वे भी क्या करते थे, उनकी भी जो लेखन शैली थी बहुत ही उबाऊ लेखन शैली थी। तो लेखन शैली कैसी थी, लेखन शैली उबाऊ थी। उबाऊ है वो लेखन शैली इनकी थी।
एक दीवार के ऊपर अच्छा एक लिखा हुआ है, पोम्पई नगर की एक दीवार है, उस दीवार पर लिखा हुआ है कि ये दीवार तुम कब तक इस दर्द को झेलोगी, ये तुम्हारे ऊपर जो उबाऊ शब्द लिखे हुए हैं उनको कब तक लेकर झेलोगी, क्यों नहीं ढह ढहा कर गिर जाती हो ताकि ये वो तुम्हारा पीछा छूट जाए इन लोगों से। ये लोग अच्छी तरह से लिखना चाहते भी नहीं हैं। तो काम चलाऊ साक्षरता थी। कैसी साक्षरता, आपसे पूछा जाएगा रोमन साम्राज्य में शिक्षा का क्या स्तर, आप कहोगे निम्न थी, ज़्यादा है, वो साक्षरता थी नहीं, काम चलाऊ थी। लोग हैं वो बहुत ही अस्पष्ट लिखते थे, यानी स्पष्ट उनकी लेखन शैली नहीं थी। वहाँ से हमें है वो पेपायरस मिले हैं या लिखित दस्तावेज मिले हैं, उनसे हमें इस बात का पता चला। और फिर पोम्पई नगर का एक आर्टिकल भी देखोगे तो किस तरह की साक्षरता, काम चलाऊ। इनमें से एक सर्वाधिक मजाकिया विज्ञापन जो पोम्पई नगर की एक दीवार पर है, पोम्पई नगर की दीवार पर लगा हुआ है, और वह दीवार पर लगा हुआ कहता है कि दीवार तुम धन्य हो, अपने ऊपर इतने उबाऊ लिखावट का बोझ ढोते हुए भी तुम बरकरार खड़ी हो, भरभरा कर गिर है वो क्यों नहीं जाती। यानी दीवार को है वो कह रहा है कि ये दीवार कब तक इस दर्द को झेलेगी, क्यों नहीं कभी भरभरा कर गिर जाती ताकि तेरा पीछा छूट जाए। इसका मतलब वहाँ शिक्षा की स्थिति निम्न थी। रोमन साम्राज्य के अंतर्गत शिक्षा है वो काम चलाऊ थी। फिर बात आती है संस्कृति की, यानी कल्चर कैसा है। देखो प्यारे बच्चों, अक्सर किसी चीज के बारे में, किसी देश के इतिहास के बारे में, वहां के लोगों के बारे में जानना है तो संस्कृति जानेंगे। जैसे हमारे भारत की संस्कृति आपसे पूछा जाए तो कैसे हैं, के साहब हैं वो संस्कृति, हमारे रीति रिवाज किस तरह के, हमारे खान पान कैसे हैं, हमारा पहनावा कैसा है, हमारे मूल्य कैसे हैं, हमारे संस्कार कैसे हैं, तो वो संस्कृति को इंगित करता। कोई घर पर आए तो आपने खड़े होकर उनका चरण स्पर्श किया, उनको है वो जल पिला दिया कि लो साहब हैं वो आप उनकी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं, वे बैठे हैं बड़े हैं तो आप उनके पास में खड़े, तो ये आपके संस्कार को बताता है। तो कहेंगे कि साहब बच्चा बहुत ही संस्कारी है, ये तो पढ़ा अच्छा है, वो पढ़ा लिखा है। नहीं तो फिर ठीक ही है, खड़े रहो, वो क्या है, वो संस्कार और संस्कृति कोई काम की नहीं। तो वो एक बड़ी बात तय की गई है कि साहब संस्कृति किसी सभ्यता के बारे में, अध्ययन का बारे में है, वो सबसे ज्यादा इंगित करती संस्कृति, कल्चर की क्या स्थिति है। कल्चर ही सब कुछ मायने रखता है वास्तविक रूप में। तो इनकी संस्कृति को है वो हम देखेंगे कि साहब रोमन साम्राज्य की है वो संस्कृति कैसी थी। रोमन साम्राज्य की सांस्कृतिक स्थिति, यह आपकी हेडिंग। तो रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता कई रूप और कई स्तरों पर देखी जाती, जैसे कि धार्मिक संप्रदायों और स्थानीय जो देवी देवताओं की भरपूर विविधता देखने को मिलती। बोलचाल की भाषाओं, वेशभूषा की भी विविध शैलियाँ थी, तरह तरह के लोग भोजन है वो करते थे। सामाजिक संगठनों में जैसे जनजातियां हैं, यहाँ तक कि उनकी बस्तियों के भी अनेक रूप मिले हैं। अरामाइक निकटवर्ती पूर्व यानी कम से कम फरात के पश्चिम में है वो प्रमुख भाषा थी। हमने पढ़ा था मेसोपोटामिया, तब हमने अरामाइक भाषा के बारे में है वो पढ़ा था। अरामाइक भाषा, मेसोपोटामिया की बात की थी उस समय, मैंने आपको बताया था मेसोपोटामिया तो भाषा का समूह था। मिस्र में है वो कौन सी भाषा पढ़ी जाती थी, कॉप्टिक थी। उत्तरी अफ्रीका में कौन सी थी, प्यूनिक थी और बरर भाषा है। तथा स्पेन में उत्तर पश्चिम में है वो केल्टिक भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो किसी संस्कृति के बारे में, वहाँ भाषा की स्थिति क्या है, वहाँ लोगों का पहनावा कौन सा है, वहाँ के रहन सहन का स्तर क्या है, वहाँ के खान पान का स्तर क्या है, वो तय किया जाता है। और रोमन साम्राज्य में है वो धर्म की भी स्थिति हमने देखी, अलग अलग देवी देवता हैं, स्थानीय लोकल देवी देवता हैं, वहाँ बोलचाल की भाषाएं अलग अलग है, वेशभूषाएं अलग अलग है, अलग अलग संस्कृतियों, समुदाय, जनजातियाँ वहाँ रहती है। और फिर हमने देखा कि वहाँ पर अरामाइक भाषा थी। मिस्र है तो मिस्र में कॉप्टिक भाषा बोली जा रही है। उत्तरी अफ्रीका में प्यूनिक और बरर है। स्पेन में केल्टिक भाषा है वो बोली जा रही है। लैटिन भाषा है वो भी बोली जा रही है। परंतु इनमें से बहुत सी सांस्कृतिक जो भाषाई पूर्णता है वो भाषाई संस्कृतियाँ पूर्ण मौखिक थी, यानी लिखित फॉर्मेट में है वो कोई चीज़ नहीं मिल रही है, वो वैसी मौखिक हुआ करती थी। वे कम से कम तब तक मौखिक रही यानी जब तक कोई लिपि का आविष्कार नहीं हुआ। बिना लिपि के आप है वो लिख कैसे सकते हैं, तो लेखन शैली का विकास है वो बाद में हुआ। उदाहरणार्थ जैसे कि आर्मीनियाई भाषा है वो लिखना, आर्मीनियाई भाषा का भी लिखना। बहुत देर बाद आर्मीनियाई भाषा 5वीं सदी में जाकर के है वो शुरू होती। हालांकि 3री शताब्दी के मध्य तक है वह बाइबिल का कॉप्टिक भाषा में अनुवाद हो चुका था।
कई स्थानों पर है वो लातीनी भाषा के प्रचार ने उन भाषाओं के लिखित रूप का स्थान ग्रहण कर लिया जिनका पहले से व्यापक प्रसार था, और ऐसा विशेष रूप से है वो केल्टिक भाषा के साथ हुआ जिसका लिखा जाना प्रथम शताब्दी के पश्चात बंद हो गया। तो रोमन साम्राज्य की सांस्कृतिक भिन्नता हमें देखने को मिलती है, वह धर्म के रूप में, वह भाषा के रूप में, स्थानीय देवी देवताओं के रूप में है। अलग अलग क्षेत्रों में भाषा बोली जा रही, कहीं पर कॉप्टिक बोल रही, कहीं पर है प्यूनिक बोली जा रही, कहीं पर बर्बर बोली जा रही, कहीं पर लैटिन बोली जा रही, अरेमाइक है वो बोली जा रही। और बाइबिल का अनुवाद है वो 3री सदी के में है वो कॉप्टिक के अंतर्गत हो चुका था। उसके बाद में है वो लैटिन भाषा, फिर केल्टिक भाषा का भी वहाँ पर विकास था। तो ये रोमन साम्राज्य की संस्कृति को है वो बताने का काम प्यारे बच्चों कर रही है। फिर हम आएंगे रोमन साम्राज्य की आर्थिक स्थिति क्या थी, क्या उनकी अर्थव्यवस्था किस तरह से है वो चलती थी, किस तरह का उत्पादन हुआ करता था। तो रोमन साम्राज्य भूमध्य सागर के क्षेत्र से कनेक्टिविटी कर रही है। तो भूमध्य सागर है तो भूमध्य सागर से क्या चीज आ रही है, भूमध्य सागर का जो पानी है अंगूरों का पानी आता है, अंगूरों का पानी वो आज बहुत ही है वो अच्छा आता है, यानी अंगूरी शराब आती भूमध्य सागर से। जैतून का है वो स्पेन से तेल आने का काम कर रहा है। फिर आर्थिक दृष्टि से भी है वो नदियों का क्षेत्र है तो इसलिए वहाँ पर उर्वरक उपजाऊ भूमि है, तो ये भी एक स्थिति अच्छी थी। तो देखते हैं आर्थिक स्थिति है वो क्या था, इकोनॉमिक रूप से है वो रोमन साम्राज्य की स्थिति। आर्थिक विस्तार साम्राज्य में है वो कई बंदरगाहें थी, खाने थी, खदानें, ईंट भट्टी है, जैतून के तेल की फैक्ट्रियां हैं आदि की संख्या काफ़ी अधिक थी, जिससे रोमन साम्राज्य का आर्थिक आधारभूत है वो ढांचा काफ़ी मजबूत हुआ। गेहूं है, फिर अंगूरी शराब है तथा जैतून का तेल है वो मुख्य व्यापारिक वस्तुएं थी। आपसे पूछा जाएगा रोमन साम्राज्य में मुख्य व्यापारिक चीज़ें हैं वो क्या थी, तो एक तो क्या थी, गेहूँ है वहाँ से आता था, फिर दूसरा क्या आता था, वही अंगूरी शराब है वो आती थी, जैतून का है वो तेल आता था। शराब तथा जैतून का तेल मुख्य व्यापारिक हैं वो मध्य हुआ करती थी जिनका अधिक मात्रा में उपयोग होता था, और ये मुख्यतः स्पेन है, गैलिक प्रांत है या उत्तरी अफ्रीका, मिस्र तथा अपेक्षाकृत कम मात्रा में इटली से भी आती थी, जहाँ इन फसलों के लिए सर्वोत्तम स्थितियाँ उपलब्ध थी। शराब, जैतून का तेल तथा अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई ये ढुलाई पढ़ना है इसको, ढुलाई घटकों या कंटेनरों में होती थी जिन्हें एम्फोरा है वो कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको अंडरलाइन कर लो और इसको कॉपी में नोट करो। यानी साहब जो शराब है या जैतून का तेल है वो बड़े बड़े मटके आते थे, उसमें जाकर के हैं उन मटकों के अंतर्गत हैं वो क्या होती थी, ये है वो करते थे बेचने, उन मटकों में है वो भर कर लाते थे। तो ये मटके हैं उन्हें एम्फोरा कहा गया है, और एम्फोरा में क्या आती थी, शराब आती थी फर्स्ट क्लास अंगूरी, बहुत ही मीठी और स्वादिष्ट है वो आती थी। ऐसा लोग है वो कहते, मुझे नहीं पता, इन पुस्तकों में मैंने पढ़ा है। तो शराब और जैतून का तेल है वो मुख्य था, स्पेन से यहाँ से आता था। और एम्फोरा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि जो शराब और जैतून का तेल है जो तरल पदार्थ इनकी ढुलाई हेतु बड़े बड़े जो घटक ये घड़े या जो कंटेनर मटके आते थे उनको एम्फोरा है वो कहा गया। तो एम्फोरा का सवाल आपसे पूछा जाता है कि एम्फोरा है वो किसे कहते हैं, एम्फोरा का संबंध है वो किससे था। सोलिडस सिक्का भी है वो सम्राट आगे जाकर कॉन्स्टेंटाइन है वो चलाया था, बहुत ही महत्वपूर्ण सोने का सिक्का था। स्पेन में आप देखो कि स्पेन में जैतून का तेल निकालने का उद्यम है, उद्यम का मतलब हुआ उद्योग। कब से कब था, तकरीबन देखोगे 140 से है वो 160 बीसी के ईस्वी के वर्षों में अपने चरमोत्कर्ष पर था। तो उन दिनों स्पेन में जैतून का जो तेल है वह मुख्य रूप से ऐसे कंटेनरों में है वो लाया जाता है, ऐसे कंटेनरों में है वो लाया जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, ड्रेसल 20 है वो कहा जाता है। तो ड्रेसल 20 आपसे पूछा जाएगा, ड्रेसल 20 है वो किसे कहते हैं। तो आप कहोगे कि साहब स्पेन में है वो जैतून का तेल है वो कंटेनरों में भरकर लाया जाता था, बड़े बड़े हैं वो कंटेनर हुआ करते थे। तो बड़े बड़े इस तरह के है वो कंटेनर हुआ करते थे, उन कंटेनरों के डिब्बों में भरकर लाया था जिनको है वो ड्रेसल 20 दिया गया नाम। ड्रेसल 20 एक नाम हुए थे पुरातत्वविद जिनका नाम है हेनरी ड्रेसल नामक पुरातत्वविद के नाम पर की गई, क्योंकि इस किस्म के कंटेनर का सुनिश्चित रूप से खोज करने का काम है वो हेनरी ड्रेसल ने किया था।
और ड्रेसल 20 नामक कंटेनर के अवशेष भूमध्य सागर के क्षेत्र में अनेक उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि स्पेन के जैतून के तेल व्यापक रूप से हैं वो प्रचार प्रसार था। तो जैतून के तेल है वो कंटेनर में भरकर लाया जाता था, जिसको ड्रेसल 20 नाम दिया गया है। तो ये ड्रेसल 20 भी हुआ करते थे। और भी हैं, और जमीन वहां पर उपजाऊ थी, कृषि का काम है वो होता था, चरावाए हैं वो भी थे, उनको भी देखें। तो साम्राज्य के अंतर्गत बहुत से ऐसे क्षेत्र भी आते थे जो उपजाऊ थे, जैसे कि इटली का कैंपेनिया क्षेत्र है वो उपजाऊ था, सिसिली है वो उपजाऊ था, मिस्र में फैयूम का क्षेत्र है, गैलीली का क्षेत्र है, ये संपन्न थे। बाइजेकिया का क्षेत्र जो ट्यूनिसिया में था, दक्षिणी गोल क्षेत्र जैसे गैलिया नार्बोनिसिस भी कहते हैं, बायोटिक जो स्पेन में था, स्ट्रेबो और पिलनी जो इतिहासकार हुए, इनके अनुसार ये सभी प्रदेश साम्राज्य के घनी आबादी वाले और सबसे अधिक बसे हुए भाग थे, जहां पर सबसे बढ़िया किस्म की अंगूरी शराब कैंपेनिया से आती थी। सिसिली और बाइजेकिया से हैं वो रोम को भारी मात्रा में गेहूं निर्यात करते थे। गैलीली में भी हैं वो गहन खेती की जाती थी। तो ये उसकी अर्थव्यवस्था बताने को काम करा। साहब इटली में कैंपेनिया, सिसिली है, मिस्र में फैयूम है, गैलीली है, बाइजेकिया जो ट्यूनिसिया का क्षेत्र है, दक्षिणी गोल है जहां पर बायोटिक है, स्पेन है, यहाँ से है वो ज़्यादा आबादी थी। और ज़्यादा आबादी इसलिए कि वहां पर अधिक उत्पादन हुआ करता था, और अधिक उत्पादन होगा तो आबादी बसेगी, इसलिए ये क्षेत्र महत्वपूर्ण है। और सिसिली और बाइजेकिया से वो गेहूं प्राप्त होता था, कैंपेनिया से शराब आती थी, और गैलीली में गहन कृषि है वो होती थी। दूसरी ओर रोमन साम्राज्य बड़े बड़े हिस्से बहुत कम उन्नत अवस्थाओं में थे, जैसे कि एक नुमिडिया का क्षेत्र जो आधुनिक अल्जीरिया में, ये देहाती है। देहाती का मतलब हुआ ग्रामीण। देहाती का मतलब क्या हुआ? देहाती का मतलब हुआ ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र है, और ग्रामीण क्षेत्र है तो यहाँ पर क्या होता था, या ऋतु प्रवास होता था। क्या होता था? ऋतु प्रवास या मौसमी प्रवास होता था। मौसमी प्रवास यानी एक मौसम में जाना, ऋतु विशेष में है, एक जगह से दूसरे जगह के ऊपर है वो जाना। तो व्यापक पैमाने पर होता था। चरावाय और अरध यायावर, चरावाय जो भेड़ बकरियां वगैरह चराते थे वो अपने साथ में क्या है, अपने साथ में अवन आकार की हैं वो झोंपड़ियां, जिन्हें मेपालिया कहा जाता है, ये लेकर है वो जाते थे। तो आपसे पूछा जाएगा मेपालिया क्या है, तो आप कहोगे रोमन साम्राज्य में, रोमन साम्राज्य के अंतर्गत जो चरावाए या फिर हैं वो या अर्ध यायावर लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, वे अपने साथ क्या करते थे, अवन आकार की झोपड़ियां लेकर जाते थे। अवन आकार मैंने आपको बताया था कि इस तरह की त्रिभुजाकार रूप में है वो इसकी आकार की स्थिति थी। ये झोपड़ी है वो बनी हुई है, ऊपर से इस तरह से बनी होती श्रृंखला में। तो ये जो गडरी भेड़ बकरियां चराते थे अपने साथ ले जाते थे ताकि अपना वह आवास वहां पर बढ़ा सके। तो ये स्थिति रोमन साम्राज्य के अंतर्गत निकल कर आई, उनकी आर्थिक स्थिति को बताते। फिर दासों की स्थिति है वो क्या थी, श्रमिकों की स्थिति। रोमन साम्राज्य में मैंने बताया कि दासों की संख्या बहुत ही ज्यादा थी। तकरीबन देखा जाए तो 75 लाख की आबादी में है वो 30 लाख दास थे। 75 लाख की आबादी थी, उसमें 30 लाख दास थे। 30 लाख है वो दास थे, दासों की है वो संख्या थी। और दासों को भारी संख्या में कृषि काम में लगाया गया। तो जब पहली शताब्दी में शांति स्थापित होने लगे, लड़ाई झगड़े कम हो गए, तो दासों की आपूर्ति में कमी की गई, और आगे जाकर है वो दासों का प्रयोग करने के लिए दास प्रजनन की प्रथा को अपनाई गई। दास प्रजनन, तो दास प्रजनन का मतलब हुआ दासों की संख्या में बढ़ावा देना। तो दासों की संख्या को है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। स्लेव ब्रीडिंग का काम हुआ, और वेतन भोगी मजदूरों का सहारा है वो लेना पड़ा, और वेतन भोगी मजदूर सस्ते आसानी से छोड़े और रखे जाते थे। तो आप कहोगे कि साहब रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति खराब थी और दासों की संख्या ज़्यादा थी, दासों को ज़्यादातर कृषि कार्यों में मजदूरी के काम है वो लगाया जाता था, और हमने देखा कि वहाँ पर एक तरह से दासों की कमी हुई। तो ये कहा गया ज़्यादा से ज़्यादा दासों की है वो संख्या है वो बढ़ाई जाए, दास प्रजनन को अपनाया जाए ताकि संख्या में बढ़ोतरी हो। तो इस तरह की है वो रोमन साम्राज्य की स्थिति थी। सामाजिक श्रेणी यानी समाज कितने भागों में विभाजित था? रोमन साम्राज्य समाज है वो 5 भागों के अंतर्गत विभाजित था, जिसमें सेनेटर है यानी एक तरह से है वो शक्तिशाली लोगों का वर्ग था। दूसरा अश्वारोही यानी घुड़सवार था, जिनका जनता में काफी है वो अच्छा संबंध था। फिर है वो जनता का सम्माननीय कुलीन वर्ग। फिर है वो फूअड़ वर्ग आता था यानी कमेनकारू। और फिर अंतिम में है वो कौन आते थे? अंतिम में है वो दास आते थे। अंतिम में है वो दास आते थे। तो ये स्थिति है वो रोमन साम्राज्य की निकल कर आई।
सेनेटर, दूसरा अश्वारोही, फिर है वो मध्यम वर्ग या सामान्य वर्ग आ गया, फिर है वो फुअड़ वर्ग आया हुआ है, फुअड़ अरे निमन, और अंतिम में कौन है, दास है। तो ये रोमन साम्राज्य है वो 5 तरह के लोग हैं, समाज है वो 5 भागों में विभाजित था रोमन साम्राज्य के अंदर। आगे परवर्ती पूरा काल, परवर्ती पूरा काल का मतलब हुआ 3री सदी के बाद का रोम साम्राज्य। परवर्ती यानी इस समय रोमन साम्राज्य है वो पतन की ओर है वो चला जाता है, धीरे धीरे पतन के मोड़ पे आया और आखिर में जाकर है वो पतन हो जाता है। तो परवर्ती जो पूरा काल शब्द का प्रयोग है वो साम्राज्य की उद्भव, विकास और पतन के इतिहास की अंतिम दिलचस्प समय अवधि का वर्णन करने के लिए किया जाता है। और मोटे तौर पर यह समय 4वीं से 7वीं सदी का, यानी 4वीं से लेकर के है वो कब तक का है, 7वीं शताब्दी का जो समय है वो रोमन साम्राज्य का परवर्ती काल है, पतन का काल है वो माना जाता है। यहाँ तक कि 4वीं शताब्दी स्वयं भी अनेक सांस्कृतिक और आर्थिक हलचलों से परिपूर्ण थी, और सांस्कृतिक स्तर पर इस अवधि में लोगों के धार्मिक जीवन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिनमें से एक था कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने है वो ईसाई धर्म को राज धर्म का दर्जा दिया, और साथ ही दूसरा महत्वपूर्ण 7वीं सदी में इस्लाम धर्म का भी उदय होना। रोम साम्राज्य के ढांचे में उतने महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, और ये परिवर्तन है वो डायक्लोसियन के समय से प्रारंभ हो गए थे, यानी रोमन साम्राज्य के पतन का दौर शुरू हो जाता है। और ये 4वीं से 7वीं सदी में हम इसके पतन को दौर को देखेंगे कि महत्वपूर्ण जो दौर होता है वो डायक्लोसियन के समय ये प्रारंभ हो चुका था परिवर्तन। और कॉन्स्टेंटाइन जो सम्राट हुए थे, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के जो है वो क्या किया, ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित किया। अब आप एक धर्म को राजधर्म घोषित करोगे तो सीधी सी बात है दूसरे धर्मों में असंतोष की भावना पनपेगी, और इसी रोमन साम्राज्य के मुआने के ऊपर एक धर्म और उदय हो रहा था, इस्लाम धर्म। तो इस्लाम धर्म है वो अगला हमारा चैप्टर आएगा कि एक इसी के मुआने के ऊपर नवीन धर्म भी पनप रहा था। तो इन इस्लाम धर्म ने भी इसके पतन में है वो भूमिका निभाई, और बहुत से परिवर्तन है वो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने किए। आगे जाकर के हैं वो सम्राट ने क्या किया कि जो बड़ा भूभाग था उसके ऊपर नियंत्रण छोड़ा और छोटा साम्राज्य को कर दिया गया। कई जगह पर उन्होंने स्वतंत्रता भी है वो दे दी गई। तो बाइजेंटाइन साम्राज्य आगे जाकर है वो विकसित होता है, कुस्तुनतिया राजधानी है वो बनती है, इस्तांबुल तुर्की का क्षेत्र है वहां तक। तो वहां जाकर के अंतिम में यही साम्राज्य रह जाता है, बाकी का सारा पतन है वो हो जाता है। तो पतन की कहानी है वो डायक्लोसियन और कॉन्स्टेंटाइन के समय से है वो होती है, जो सबसे बड़ी इन्होंने भूमिका निभाई, साम्राज्य को छोटा कर दिया गया। सम्राट डायक्लोसियन ने है वो देखा था कि साम्राज्य का विस्तार बहुत हो चुका है और उससे अनेक प्रदेशों का सामरिक और आर्थिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं रहा, इसलिए उन्होंने इन हिस्सों को छोड़ के छोटा कर दिया और साम्राज्य की सीमाओं पर है वो किले बनवाए, प्रांतों का पुनर्गठन किया और असैनिक कार्यों को है वो सैनिक से अलग कर दिया। साथ ही साथ उसने है वो सेनापति यानी सेनापतियों को भी अधिक स्वायत्ता दे दी, जिससे सैन्य अधिकारी अधिक शक्तिशाली समूह में उभर गए। तो यानी सम्राट ने क्या किया कि ज्यादा से ज्यादा छूट दी, सैनिकों को छूट दी कि आप है वो स्वतंत्र रूप से काम करो। यानी इन्होंने साम्राज्य को छोटा कर लिया कि अब लंबे समय तक बड़े साम्राज्य के ऊपर शासन करना संभव नहीं। विशाल साम्राज्य तो बहुत ही ज्यादा खर्च आता है, बहुत ही ज्यादा नियंत्रण रखना पड़ा, निरंतर युद्ध की स्थितियां, अलग अलग रोमत और राज्य है वो खड़े हो गए हैं स्वायत्ता हेतु। तो आखिर में जाकर सम्राट ने है वो राज्य को कम किया और बाइजेंटाइन साम्राज्य बना रोमन साम्राज्य की तर्ज पर। तो कॉन्स्टेंटाइन ने इनमें से कुछ परिवर्तनों को है वो पुख्ता यानी जो लागू किए और कुछ परिवर्तन किए। उनके द्वारा मौखिक रूप से है वो देखा जाए मुख्य रूप से मौद्रिक उपाय है वो किए गए। मौद्रिक का मतलब हुआ मुद्रा के रूप में, मौद्रिक का मतलब क्या हुआ, मुद्रा में है वो परिवर्तन किया। और मुद्रा में परिवर्तन किया तो इन्होंने क्या किया, एक सिक्का है वो जारी किया, सॉलिडस। उन्होंने है वो सॉलिडस नाम का एक नया सिक्का चलाया जो 45 ग्राम शुद्ध सोने का बना हुआ था। यह सिक्का रोम साम्राज्य समाप्त होने के बाद भी चलता रहा और ये सॉलिडस सिक्के बहुत ही बड़े पैमाने पर ढाले गए, लाखों करोड़ों की संख्या में चलन में थे। और कॉन्स्टेंटाइन का एक अन्य जो नवाचार था वो इसने दूसरी राजधानी है वो कस्तुनतुनिया को है का निर्माण किया, जो आजकल तुर्की का इस्तांबुल शहर था। पहले इसे बाइजेंटाइन है वो कहा जाता था
और ये नई राजधानी तीन और समुद्र से है वो घिरी हुई थी। क्योंकि नई राजधानी के लिए सेनेट की जरूरत थी, इसलिए चौथी सदी में शासक वर्गों का बड़ी तेजी से विस्तार हुआ और मौद्रिक स्थिति पर बढ़ती जनसंख्या के कारण आर्थिक विकास में तेजी आई। तो कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया कि मुद्रा में परिवर्तन किया और इसके लिए है वो सोने का सिक्का सॉलिडस है वो चलाया, जो 45 ग्राम शुद्ध सोने का था। आपसे सवाल पूछा जाएगा, रोमन साम्राज्य में मुद्रा में परिवर्तन किस सम्राट ने किया? सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने किया। फिर पूछा जाएगा सॉलिडस सिक्का किसने जारी किया? तो आपसे कहा जाएगा कि किसने किया? सम्राट है वो कॉन्स्टेंटाइन ने किया। कितने ग्राम का था? तो 45 ग्राम शुद्ध सोने का सिक्का था। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि एक नई राजधानी विकसित किया। आपको पूछा जाएगा सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के बारे में आप क्या जानते हैं, उनके बारे में आप वर्णन कीजिए। तो उस समय आपको 4-5 बातें हैं वो बतानी पड़ेगी। फिर आप कहोगे कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने है वो एक नवीन परिवर्तन किया और नई राजधानी बनाई। कौन सी राजधानी का नाम? उसका राजधानी का नाम कुस्तुनतुनिया था। कहां पर है वो? आज का जो तुर्की है वहां पर कुस्तुनतुनिया, जिसको बाइजेंटाइन साम्राज्य है वो कहा गया। तो कुस्तुनतुनिया है वो विकसित करने का काम है वो इन्होंने किया। सम्राट है किस कौन से सम्राट थे? ये हमारे सम्राट कॉन्स्टेंटाइन थे। ये कुस्तुनतुनिया यहां पर देखिए काला सागर के हैं वो किनारे, जो तुर्की का शहर है वो इस्तांबुल। इस्तांबुल टर्की का एक शहर है, टर्की तुर्की। तो इसको है वो विकसित किया, बाकी को इन्होंने है वो छोड़ दिया। अब कोई इतना बड़ा महत्व रहा नहीं। तो ये सारा का सारा है वो क्षेत्र रोमन साम्राज्य तक है वो था और आखिर में जाकर के इस क्षेत्र तक ही सीमित हो गया। बाकी सारा क्षेत्र है मिस्र वाला फ्यूम का ये भूभाग है वो इनके हाथ से निकल गया। अफ्रीका का ये ट्यूनिसिया का ये क्षेत्र है वो सारा का सारा इनके हाथ से निकल गया। गोल का क्षेत्र है वो निकल गया। राइन नदी का जर्मनी आगे जाकर स्वतंत्र हो जाएगा। बेंटिंग का क्षेत्र है वो निकल गया। डेन्यूब का क्षेत्र निकल गया। तो ये केवल और केवल यहाँ तक ही बचा। तो कुस्तुनतुनिया ने जो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन हुए इन्होंने है वो बड़ा प्रयोग किया और इन्होंने क्या किया कि नई राजधानी है वो बनाई। और नई राजधानी कौन सी बनाई थी? नई राजधानी कुस्तुनतुनिया बनाई थी, जो तुर्की के अंतर्गत स्थित है, जो तीन और समुद्र से घिरी हुई हमने मैप में है वो देखा। और इसके बाद में बड़ा तेजी से है वो बदलाव होता गया। फिर इसके बाद में रोमोत्तर साम्राज्य विकसित हुए। इसके बाद में कौन से साम्राज्य हुए? रोमोत्तर। रोमोत्तर का मतलब क्या हुआ? रोमोत्तर रोमोत्तर यानी रोम से इतर, रोम से उत्तर यानी बाद में। तो रोमन साम्राज्य था, उसके बाद में नवीन साम्राज्य बने, छोटे छोटे राज्य हैं वो निकल कर आए। तो रोमोत्तर है पोस्ट रोमन साम्राज्य इनको कहा जाता है। रोमन साम्राज्य में से ये वो अलग स्वायत्त राज्य बने जाकर के, तो जिनको पोस्ट रोमोत्तर कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा रोमोत्तर से क्या हासिल, तो आप कहोगे कि साहब रोमन साम्राज्य से टूटकर अलग है वो साम्राज्य स्थापित हुए जिनको रोमोत्तर कहा जाता है, और उसमें अलग अलग छोटे साम्राज्य है वो स्थापित हुए। जैसे कि रोमोत्तर जो बड़े महत्वपूर्ण राज्य, इनमें से स्पेन में विसिगोथों का राज्य रोमोत्तर था जिसे अरबों ने नष्ट किया था। फिर गोल में है वो किसका? फ्रैंक का है वो राज्य था। फिर इटली में किसका राज्य? लोम्बार्डों का राज्य हुआ। ये भिन्न किस्म की दुनिया के पूर्व संकेत थे जिसे दुनिया ने आम तौर पर है वो मध्यकालीन कहा है। और पूर्वी भाग में जहां साम्राज्य संयुक्त बना रहा, जस्टिनियन का शासक समृद्धि और शाही महत्वाकांक्षा का उच्च स्तर रहा। तो ये रोमोत्तर जो राज्य है वो यहाँ पर हमारे विकसित होने का काम है वो किया किस तरह से है वो इस रोम के बाद में छोटे छोटे राज्य पनपने शुरू हुए। ये छोटे छोटे राज्य आप है वो देख लीजिए, यहाँ पर ये पड़ा, ये गोल है वो रोमोत्तर था। ये क्या था? गोल राज्य है वो रोमोत्तर था। फ्रैंक है वो ये आपका फ्रैंक वाला क्षेत्र है। फिर राइन नदी का ये क्षेत्र, यहां पर है वो नवीन राज्य विकसित होने का काम किया। स्पेन के अंतर्गत है वो नया राज्य विकसित होने का काम किया। रोम ये पड़ा आपका यहां पर था, रोम नेपल्स इटली सिसिली का क्षेत्र है वो विकसित होने का काम किया। तो यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र हैं वो स्वतंत्र होना शुरू हो गए। ये कार्थेज था, ये स्वतंत्र होना शुरू हो गया। तो ये एक स्थिति बड़ी निकल कर आई कि रोमन साम्राज्य के बाद में छोटे छोटे राज्य विकसित हुए। गोल का इटली का है वो लोम्बार्डो का क्षेत्र है, नेपल्स है यहीं पर है वो इटली का जो ये क्षेत्र था यहाँ पर जाना विकसित होगा। और हमने कहा था जो कुस्तुनतुनिया है वो तीन ओर से समुद्र से घिरी हुई थी। तो ये एक स्थिति है वो समुद्र से कुस्तुनतुनिया की स्थिति निकल कर आई।
तो रोमन साम्राज्य के ये पतन का कारण है वो 4वीं से 7वीं सदी का समय रहा। इस समय है वो साम्राज्य हमारा पतन की ओर चला गया और उसके लिए छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ जिनको रोमोत्तर राज्य कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा रोमोत्तर राज्य किसको कहा जाता है, तो रोम साम्राज्य के बाद में जो नवीन छोटे छोटे राज्य उभरे उनको रोमोत्तर कहा गया। फिर है वो जस्टियन ने 533 में अफ्रीका में है वो वेंडल्स के कब्जे से छुड़ा लिया और इटली को ऑस्ट्रोगोथों से लेकर वापस अधिकार कर लिया। इससे देश है वो तहस नहस हो गया और जो लोबार्ड के आक्रमण का भी रास्ता है वो तैयार हो गया। 4वीं से 7वीं सदी के दशक तक आते हुए रोम और ईरान के बीच लड़ाइयाँ छिड़ गई। ससानी शासक जो 3री शताब्दी से ईरान पर शासन कर रहे थे और मिस्र ने सभी विशाल पूर्वी प्रांतों में बड़े पैमाने पर आक्रमण कर दिए। बाइजेंटियन जो अब रोमन साम्राज्य को ज्यादातर इसी राज्य से है वो नाम से जाना गया, यानी जो कुस्तुनतुनिया स्थापित किया तो अब उसको क्या कहा गया, रोम साम्राज्य के ऊपर ही बाइजेंटियन साम्राज्य स्थापित हुआ। तो रोम साम्राज्य को अब क्या कहा जाने लगा, रोम साम्राज्य को अब क्या कहा जाने लगे भाई, बाइजेंटियन है वो साम्राज्य का। और राजधानी कौन सी थी, राजधानी थी आपकी कुस्तुनतुनिया, जो कहां पर है, टर्की की इस्तांबुल से। तो बाइजेंटियन साम्राज्य रोमन साम्राज्य के ऊपर स्थापित हुआ। 620 के दशक में इन्होंने प्रांतों पर फिर से कब्जा कर लिया, लेकिन कुछ वर्षों के बाद में दक्षिण पूर्व से बहुत ही जोरदार तरीके से अंतिम धक्का लगा जिसे रोमन साम्राज्य सहन नहीं कर सका और अंतिम रूप से अरबों का आक्रमण है वो हो जाता है। और अरब प्रदेश से शुरू होने वाले इस्लाम के विस्तार को, जिनको प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी है वो राजनीतिक क्रांति कहा जाता है, जिसने भी रोमन साम्राज्य के पतन का कारण बनी। तो अब इस पैराग्राफ का क्या सार आया, इसका जो सार ये आया कि जो परवर्ती रोमन पीरियड था उसका क्या मतलब हुआ, उसका मतलब क्या हुआ, परवर्ती रोमन साम्राज्य जिसके पतन का क्या कारण रहा, आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे, परवर्ती रोमन साम्राज्य यानी रोमन एम्पायर के है वो पतन के क्या कारण रहे। रोमन साम्राज्य के पतन के कारण हमने कहा सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने बड़े परिवर्तन किए, सोने के सिक्के चलाए, फिर इन्होंने साम्राज्य विस्तार को है वो रोका, जगह जगह के ऊपर है वो सेनापति थे उनको छूट दे दी गई, साम्राज्य को कम किया गया, नई राजधानी बनाई गई, कुस्तुनतुनिया राजधानी बनाई गई, बाइजेंटाइन साम्राज्य बनाया गया, गोल है, वेंडल है, फ्रैंक है, इनको सारों को सारों क्या कर दिया, फ्री कर दिया, ये जिनको रोमोत्तर राज्य कहा जाता। तो रोमोत्तर राज्यों का उदय रोमन साम्राज्य के पतन का कारण हुआ, कॉन्स्टेंटाइन की नीतियां पतन का कारण हुआ, डायोक्लेशियन का परिवर्तन पतन का कारण हुआ, सोने के सिक्के पतन का कारण हुआ। तो इस तरह से रोमन साम्राज्य पतन की ओर है वो चला गया और अंतिम रूप से अरबों का जो इस्लाम की एक बहुत बड़ी क्रांति हुई उसने भी है वो क्या किया, रोमन साम्राज्य के पतन का कारण बना। तो इससे है वो रोमन जो एम्पायर थे वो एक तरह से पतन की ओर चले गए। आगे है वो देखेंगे हम, कुछ एक घटनाएं हैं आपकी तारीख है, जैसे कि 27 ईस्वी पूर्व में है, 27 से 14 ईस्वी पूर्व तक का आपका समय, 27 से लेकर के 14। तो 27 ईस्वी पूर्व ऑक्टेवियन द्वारा स्थापित प्रिंसिपल वह अब अपने आप को ऑगस्टस है वो कहने लगा। फिर है वो ऑगस्टस प्रथम रोमन सम्राट बना था 27 बीसी में और लगभग 24 से 69 वरिष्ठ प्लिनी जिसका जीवन विस्वीस नामक ज्वालामुखी फटने से उसकी मृत्यु हुई, रोमन नगर पोम्पेई को लावे में दफन कर दिया गया। टिबेरियस जिसका शासनकाल 14 से 37 था। फिर है वो त्राजान हुए थे सम्राट 98 से 117। फिर है वे हेड्रियन सम्राट हुए 117 से 38 तक हैं। और फिर सेप्टेमियम सेवरम हुए थे वो 193 से 200 और आपके 11 तक, ये अलग अलग हैं वो शासक हुए थे। फिर ईरान में सापुर जो राजा हुए थे जिन्होंने कहा था मैंने रोमन साम्राज्य के ऊपर आक्रमण किया, गैलेनियस 253 से 68 हुआ। टेट्रार्की हैं वो जो चतुष्तंत्र प्राप्त होता है 284। डायोक्लेशियन मुख्य शासक हुए। कॉन्स्टेंटाइन का जो शासनकाल था वो 312 से कब तक का था, जो आपके 37 का था। ईरान में शापुर वंश इस समय है वो उदय होता है। 260 का दशक गैलेनियस ने सेना को है वो संगठित किया। फिर कॉन्स्टेंटाइन ने सोलिडस जो सिक्का चलाया था वो आपके 210 में 310 में सोलिडस चलाया। 312 में कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राजधर्म स्वीकार कर लिया। 324 में कॉन्स्टेंटाइन अब साम्राज्य का एकमात्र शासक बना और कुस्तुनतुनिया को है राजधानी की। 354 और 400 हिप्पो के बिशप ऑगस्टिन का विवरण दिया हुआ है। 338 में गोथ लोगों ने है
एड्रियनोल ने रोमन सेना को करारी मार दी। 391 में सिकंदरिया में सेरपियम का मंदिर नष्ट किया गया। 410 में विस्गोतों ने रोमन साम्राज्य और 428 में वेंडल। तो ये कुछ एक तारीखें हैं, उसमें से है वो ऑगस्टस की, और आप है वो रोमन सम्राट ने ये जो सिक्का चलाया ये महत्वपूर्ण, इसको है वो ध्यान रखना। बाकी सारी तारीखें याद नहीं रही तो अभी कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ तक ही ध्यान रखना। आगे हैं वो हम बढ़ेंगे, कुछ एक टेक्निकल वर्ड हैं, जैसे रोमन साम्राज्य का जो 3 वर्गों में विभाजन था, पाठ्य सामग्री, प्रलेख, भौतिक अवशेष, फैलाव 3 महाद्वीप, पश्चिम यूरोप, एशिया और अफ्रीका। रोमन साम्राज्य के ये दस्तावेज हैं, वृत्तांत पत्र हैं, व्याख्यान है, प्रपत्र है, कानून है। फिर पेपाइरस पर है वो दस्तावेज लिखे हुए मिले, भौतिक अवशेष हमें बर्तन मिले, सिक्के मिले, ये रोमन साम्राज्य मिले। दास प्रजनन यानी गुलामों की संख्या बढ़ाने की ऐसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत दासियों और उनके साथ मर्दों को अधिकाधिक बच्चे पैदा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता था, और ये बच्चे आगे चलकर क्या बनते थे, दास बनते थे। एक पेपाइरस शब्द आपका टेक्निकल वर्ड आया हुआ है, तो आप उसमें कंफ्यूजन मत होना। पेपाइरस एक सरकंडे जैसा पौधा था जो नील नदी के किनारे उगा करता था, और इससे लेखन सामग्री है वो तैयार की जाती थी, लिखने का काम है वो करते थे पेपाइरस के ऊपर। अश्वारोही यानी इक्वाइटाइस कहा जाता है, या नाइट वर्ग, इसको परंपरागत रूप से सबसे अधिक शक्तिशाली धन समूह होते थे। मूल रूप से ऐसे परिवार जिनकी संपत्ति घुड़सेना में है वो भर्ती होने की औपचारिक योग्यता प्रदान करती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है, इक्वेटस है वो कहा गया है। तो ये आपका इक्वेटस की स्थिति है वो निकल कर आई। यानी रोमन साम्राज्य के बारे में हमने पढ़ा प्यारे बच्चों, किस तरह से रोमन साम्राज्य का है वो उदय हुआ, और हमने कहा कि रोमन साम्राज्य जो तकरीबन आगे जाकर 3री सदी का एक लैंडमार्क समय था। इससे पहले है वो रोमन साम्राज्य ने निरंतर विकास किया, 3 महाद्वीपों में फैलने का है वो काम किया, लेकिन बाद में 3री सदी के बाद में है वो इसके पतन का दौर शुरू होता है, और पतन का दौर है वो सम्राट डायक्लोसियन के समय प्रारंभ हुआ। कॉन्स्टेंटाइन ने राजधर्म है वो ईसाई धर्म को बनाया, साम्राज्य को छोटा किया, जो सिक्का सॉलिडस चलाने का काम किया, और अलग अलग छोटे राज्य रोमोत्तर राज्यों का उदय हुआ, जिनके कारण जाकर के एक बहुत बड़ा जो साम्राज्य था वह समाप्त हुआ। तो ये रोमन साम्राज्य की एक कहानी थी, जो आपकी 11th के साथ साथ कंपटीशन की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती उसमें आपसे है वो बार बार पूछा जाता है। तो मुझे लगता है कि इस चैप्टर को अब समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने अच्छे तरह से इसके कॉन्सेप्ट को समझा होगा। आप हाथ से है वो नोट्स बनाना, सारी की सारी चीज़ हैं वो मैंने गहन अध्ययन करके एक एक चीज़ अपने हाथों से बनाई है, मैंने अच्छे तरह से की है, और मैं दावा करके कह रहा हूँ इससे बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन का जो मेरा पर्पज है वो इससे आपका जो सपना है वो एक तरह से साकार होगा। अच्छी तरह से है वो आपकी जो नींव मजबूत होगी। जब आप 11th में अच्छी तरह से है वो इतिहास को समझोगे तो ही 12th में जाकर इतिहास का अध्ययन कर पाओगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर कंप्लीट हुई। आपको सारे वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप को है वो ज्वाइन कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप है वो क्लास को शेयर कीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।